सो हेलो 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 एवरीवन। ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इट्स लास्ट, मतलब वन शॉट आई कैन से कि इट्स यू कैन से दिस इज यूनिट नंबर फिफ्थ ऑफ योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल। एंड ऑलरेडी आप जानते हो कि आपका जो मतलब स्मार्ट ग्रिड है, स्मार्ट ग्रिड का ऑलरेडी हमने जो आपका वन शॉट है यूनिट नंबर वन से लेके टू थ्री फोर फाइव, एज वेल एज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है लास्ट सेमेस्टर का इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है, और आज तो फाइव। मतलब यार, मतलब मुझे ऐसा, मतलब अपने फीलिंग आ रही है ना अंदर से कि लाइक हमारा सेमेस्टर खत्म हो गया, क्योंकि ये लास्ट हमारा, मतलब एज ए स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ कि हम लास्ट अपना वीडियो जो है वन शॉट आपका अपलोड कर रहे हैं एट सेमेस्टर का। क्योंकि हमने इनिशिएटिव जो है फिफ्थ सेमेस्टर से स्टार्ट किया था, फिफ्थ अपलोड किया, सिक्स किया, ये पिछले वीडियो में बनाया, सेवन भी अपलोड किया, एट्थ भी अपलोड किया, और एट्थ का आज अंतिम वीडियो है। मीन्स आफ्टर दैट हमारा जो बीटेक का जर्नी है वो खत्म। दैट्स इट, फिफ्थ यूनिट। तो चलिए एनीवे, आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है यार। आप ही लोग के सपोर्ट के कारण ही मैं इतना वीडियो अपलोड कर पाया, नहीं तो मैं भी अपना एनर्जी जो मेरे पास था, जो मेरे पास कैपेसिटी थी, वो मैं कभी यूटिलाइज ही नहीं कर पाता। एनीवे, हमारा लास्ट यूनिट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, हम स्टार्ट करते हैं, जिसका कि नाम है इलेक्ट्रिक चार्जिंग मींस फैसिलिटी प्लानिंग। तो सबसे लास्ट में मतलब हम इलेक्ट्रिक चार्जिंग जो है, आप जानते हो जितना भी हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पढ़ा, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी इंपॉर्टेंट है। तो बैटरी का चार्जिंग करना, बैटरी की प्लानिंग करना, कैसे किस टाइप की बैटरी, हमने बहुत जितने यूनिट हैं सभी यूनिट को बहुत ही प्रॉपर तरीके से पढ़ा। तो ये हमारा लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग जो क्राइटेरिया है और फैसिलिटीज जो है और उसके प्लानिंग को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट। यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले कि हाँ, ये तो लास्ट यूनिट है। अब स्टार्टिंग से ही मेरा ये इनिशिएटिव रहा है कि सबसे पहले हम टॉपिक कवर स्टार्ट करते हैं, कि टॉपिक कवर क्या क्या करने वाले हैं वो हमारे पास एक आइडिया हो जाए, तब जाके हम बहुत इंटरेस्टिंग से इस सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो है पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग डिमांड देखेंगे। कितने पैरामीटर्स होते हैं हमारे चार्जिंग के, मतलब जितने भी टाइप के पैरामीटर होते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा टॉपिक जो होगा इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इन पावर ग्रिड। उन पावर ग्रिड में कितने टाइप के हमारे जो इम्पैक्ट आते हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग के कारण। ऑब्वियसली यार, चार्जिंग जो होगा, मतलब कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मुझे लगता है कि अभी 2026 चल रहा है। 2020 या 2018 से पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल, या जो ये आप टोटो फोटो देख रहे हो, जो ये पहले टोटो वोटो नहीं थे, तो ये जब आए और बहुत ही ज्यादा, मतलब भयंकर मात्रा में आए हैं अब तो मतलब ये जो है ऑब्वियसली अपने ग्रिड पे तो इम्पैक्ट डालेगा ही। तो ये ग्रिड को कैसे इम्पैक्ट करेगा वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। एज वेल एज वोल्टेज इनस्टेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग ऑन स्टेशन लोड, एज वेल एज रिलायबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड इट्स इम्पैक्ट, पावर लॉसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, एज वेल एज इम्पैक्ट ऑफ, मतलब इसमें जो है हम पहले तो इम्पैक्ट के बारे में पढ़ ले लेंगे। देन हम चेंजिंग स्कीम, जो भी सेंट्रलाइज चार्जिंग स्टेशन है, माइक्रो ग्रिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। माइक्रो ग्रिड तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। अब नीड फॉर स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एज वेल एज एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोग्रिड। माइक्रोग्रिड से पहले भी हमने चौथे यूनिट में पढ़ा है, तो इसमें फिर से मुझे नहीं लगता क्यों इसने दिया हुआ यूनिट 5 में। जब दिया है तो मैं एक बार और आपको बता ही देता हूँ। एज वेल एज हाउ एआई, देखिए आ गया ना जिसकी हम बात कर रहे थे, एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाउ एआई एक्सेलरेट द पावर ऑफ ईवी बैटरी। तो एआई का यूज करके भी हम अपने जो बैटरी है उसकी जो स्टेबिलिटी है, जो उसकी मतलब लाइफ साइकिल है, उसको क्या करते हैं हम एक्सेलरेट करते हैं। एज वेल एज बेनिफिट ऑफ एआई इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो भाई साहब, लास्ट यूनिट है, मैं तो यही कहूंगा यार, बिना एआई का आज इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, बिना सीएस का नॉलेज, बिना एआई का नॉलेज, आई एम नॉट सेइंग कि आपको आपके पास सी प्लस प्लस पाइथन का नॉलेज हो, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, एआई को कैसे इंटीग्रेट करना है। लाइव एग्जांपल में बता सकता हूँ। अगर आप देखो, मैंने स्मार्ट ग्रिड जब स्टार्ट करा था तभी मैंने बताया था कि जो मेरा थंबनेल, सबसे पहले मैं अपने थंबनेल की बात करूँ, जो मेरा थंबनेल रहता था पहले, भाई थंबनेल बनाने में मुझे 1 घंटा से कम नहीं लगता था। भाई कलर कॉम्बिनेशन भी वैसा नहीं हो पाता था, जैसा मैं सोचता था वैसा कभी नहीं बना पाता था। लेकिन आज एआई में 5 मिनट लगते हैं बस प्रॉम्प्ट देने में, मतलब सोच सोच के। उसमें प्रॉम्प्ट अगर सही ना दो तो आपका चेहरा तो बिगाड़ ही देगा। एआई का कभी यूज करके देखना, तो अपना फोटो देखो, वो दूसरा का फोटो बना देगा। तो उसमें भी बहुत ही प्रॉम्प्ट सोच के देना पड़ता है, जो आपको बनवाना है पूरा उसको लिखने पड़ता है। तो 5 मिनट जो 1 घंटे का काम है वो 5 मिनट में हो जा रहा है एआई से। तो एआई का यूटिलाइजेशन अभी, मतलब मैं स्पॉन्सर तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं इतना बता सकता हूँ कि जो अभी आप देखोगे, आज मुझे लगता है कि 13 अप्रैल है, और मतलब 13 अप्रैल है, 10 अप्रैल को या 11 अप्रैल को अलग पांडे सर ने आके अपने चैनल पे एआई से रिलेटेड एक कोर्स लॉन्च किया मोबाइल के लिए। एज वेल एज 15 तारीख को वो लॉन्च करने वाले हैं, मुझे लगता है कि सीएससी लैपटॉप लैपटॉप वालों के लिए भी, कि हम कैसे मतलब सोशल मीडिया का यूज करके अपना जो यर्निंग कर सकते हैं। यर्नर नाम से कुछ प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया। तो मुझे तो उनसे कोई कनेक्शन नहीं है भाई, मैं कोई
कोई स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो सब कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अपना बता दूं, लास्ट मिनट है, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में एक भी कोर्स परचेज नहीं किया, लेकिन हाँ, उसी दिन एट द सेम टाइम 11 अप्रैल को ही मैंने 1,000 वाला जो कोर्स है परचेज कर लिया, जस्ट बिकॉज कि मेरा जो हॉबी है, मेरा जो इंटरेस्ट है इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, इन द फील्ड ऑफ सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उसको मैंने बिना सोचे, मतलब बिना पापा से, मतलब बिना किसी का परमिशन के मैंने वो परचेज कोर्स तुरंत कर लिया। तो आपका भी, मैं बस लास्ट यूनिट है उसमें भी मैंने थोड़ा सा, मतलब कह सकता हूँ प्रवचन जैसा, लेक्चर जैसा, मैंने उसमें भी थोड़ा सा दे दिया था 5 मिनट। इसमें भी स्टार्ट करने से पहले मैं दे दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है। आप फाइनल ईयर के हो, ऑब्वियसली आप फाइनल ईयर के हो, आज के बाद आप मेरा वीडियो क्यों देखोगे भाई? ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्यों देखेंगे? मतलब मेरा वीडियो देखने का एक ही पर्पज था कि आप लोगों को एग्जाम से पहले देखते तो थोड़ा सा मतलब हेल्प हो जाता है। दैट्स मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं जिस मतलब सेमेस्टर में हूँ, लाइक मैं भी 8 सेमेस्टर में हूँ, और 8 सेमेस्टर के ही एटलीस्ट चलो मान के चलो जो सबसे हाईएस्ट आप लोगों को जाता है व्यूज, मुझे लगता है कि जब मैं सेमेस्टर का वीडियो डालता हूँ, जैसा भी डालता हूँ, 7,000 के आसपास व्यू जाता है, 7 के। चलो 7 का आधा कर लिया मैं, 3.5 के कर लिया, 3.5 मतलब उसका भी आधा कर लिया मैं, मान के चलो 3 का आधा कर लिया, तो कितना हो जाएगा? 1.5 के कर लो, 1.5 का भी आधा कर लो भाई, मान के चलो मैं और आधा कर लेता हूँ। अगर 300 में कर लेता हूँ, मान के चलो 300 का आधा कर लो यार, मान के चलो 150 ही मैं कर लेता हूँ। अगर 150 स्टूडेंट को भी मैं इस वन शॉट से हेल्प कर पा रहा हूँ, अगर 150 स्टूडेंट का भी बैक लगने से मैं अगर बचा पा रहा हूँ इस वन शॉट के कारण, तो इससे बेहतर क्या ही होगा यार। तो ये मैंने किया अपने लाइफ में 5th सेमेस्टर से लेके अभी तक। 5th सेमेस्टर से ही नहीं, मैं डिप्लोमा से ये काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल। आप लोगों के बहुत से अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट, निगेटिव कमेंट भी आते हैं इवन, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस इतना ही हम कहना चाहेंगे कि जो भी आपका फाइनल ईयर है यार, अगर आप राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से हो या प्राइवेट कॉलेज से हो, तो जॉब तो शायद ही लगी होगी। अगर जॉब नहीं लगी होगी तो लग जाओ, जो भी लाइफ में करना है बस मैं यही कहूंगा, वो लग जाओ। क्योंकि देखो, मेरा भी इंटरेस्ट है टीचिंग, मैं 1 महीने से आप देख रहे हो मैं डेली यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, और सबसे ज्यादा यूट्यूब पे ही मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं यूट्यूब से आगे निकल सकता हूँ। मैंने जो मेरा स्किल है टीचिंग का, मैं टीचिंग में आगे निकल सकता हूँ, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपको भी अपना स्किल दूसरों से कंपेयर मत करो, आप अपने को सबसे पहले जज करो कि आप किस फील्ड में आगे हो, और लग जाओ। तो भाई चलो प्लीज, अगर ज्यादा मैं बोल दिया हूँ, आप लोग के ही एज का हूँ, ऑब्वियसली मैं भी 8 सेमेस्टर में हूँ, तो थोड़ा सा मेरे बातों को सुन लिया करो, क्योंकि जो भी है मैं एक्सपीरियंस बोलता हूँ, क्योंकि आई एम डिप्लोमा होल्डर, यू नो। तो मेरे पास 3, आप लोगों के पास 4 साल का भी एक्सपीरियंस होगा, और मेरे पास 4 + 2 6 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे दोस्त इतने हैं, मतलब जो जॉब कर रहे हैं, तो उनका भी लाइफ स्टाइल, सबका लाइफ स्टाइल देख के मैं आपको सजेशन, जो भी एडवाइस दे रहा हूँ, तो प्लीज अगर अच्छा लगे तो इसे एक्सेप्ट करना, नहीं अच्छा लगे तो यार वीडियो को मत देखो। नहीं देखोगे तो मेरा क्या घाटा आएगा, देखोगे तो आपका ही फायदा होगा। बस मेरा ये है कि देख लोगे तो आपका फायदा होगा। हाँ, तो चलिए टॉपिक कवर में लास्ट में हम BMS, मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एज वेल एज व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी, एज वेल एज रोल एंड ऑपरेशन ऑफ एग्रीग्रेटर। एग्रीग्रेटर क्या होता है, वर्किंग ऑफ एग्रीग्रेटर। उसके बाद हमारा ये भी यूनिट खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है कि पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, मतलब जो है डिमांड। तो देखिए, सबसे पहले पैरामीटर्स मींस आप जानते होंगे, स्टार्टिंग से ही पैरामीटर पढ़ना होगा, तो 2 पैरामीटर पे हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का जो डिमांड है उसको मतलब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो पहला हमारा है, पहला है वो कांस्टेंट जो है पैरामीटर, लाइक ईवी पेनिट्रेशन लेवल। तो पहला जो है हम कांस्टेंट जो पैरामीटर है उस पे, और दूसरा जो है प्रोबेबिलिटी, देखिए यहाँ पे है। दूसरा जो है हमारा बी जो है पैरामीटर, उसको प्रोबेबिलिस्टिक, जो मतलब एक प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, मतलब हम अनुमान लगाते हैं वो पैरामीटर। तो 2 पैरामीटर हम पढ़ते हैं। चलिए वन बाय वन दोनों पैरामीटर को बहुत अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा पैरामीटर है वो ईवी पेनिट्रेशन लेवल है। ईवी पेनिट्रेशन लेवल क्या कहते हैं, डिपेंड्स ऑन द फोरकास्ट ऑफ ईवी सेल्स इन ईच कंट्री। मतलब ये फोरकास्ट करना पड़ता है, हमें पहले से अनुमान लगाना पड़ता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेलिंग हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेलिंग हो रहा है ईच कंट्री में, सेल्स एजम्पशन प्रोपोर्शनल टू द प्रोपोर्शनल ऑफ ग्रोथ। ऑब्वियसली जितना ग्रोथ होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा ईवी सेल होगा। तो सिनेरियो क्या है, रियलिस्टिक अगर देखा जाए तो 50% ऑफ टोटल व्हीकल सेल्स 2023, तो ये माना जा रहा है, मतलब रियलिस्टिक। ये फोरकास्ट मींस अनुमान लगाना होता है, भविष्यवाणी करना होता है, ये तो जानते ही होंगे। तो माना जा रहा है कि रियलिस्टिक में जो टोटल जो 50% ऑफ व्हीकल है वो 2030 तक बिक जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। एज वेल ऑप्टिमिस्टिक देखा जाए तो 30% ऑलमोस्ट डबल, ये डबल भी हो सकते हैं। एज वेल एज एग्रेसिव देखा जाए तो 50% ऑफ हाफ ऑफ व्हीकल बाई 23। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन लेवल, मतलब कहाँ तक पेनिट्रेट, कहाँ तक पहुंच पाएगा। लाइक चार्जिंग जो स्टेशन टेक्नोलॉजी है वो डिटरमाइन मैक्सिमम पावर फ्लो बिटवीन द इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ग्रिड, डिपेंड ऑन द लाइफ कैपेसिटी ऑफ द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप जानते होंगे ऑलरेडी हमने बहुत ही
मतलब अच्छे तरीके से जो यूनिट नंबर थर्ड फोर्थ है उसमें आपको चार्जिंग के बारे में बताया था कि तीन चार टाइप के चार्जिंग होती है। पहला जो है फास्ट चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, एसी चार्जिंग, डीसी चार्जिंग। तो वही बोल रहा है कि मॉडल मॉडल वन जो है नॉर्मल चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, और डीसी आया, डीसी उससे भी फास्ट चार्जिंग होता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो हम एक जब तक फोरकास्ट नहीं करेंगे, जब तक एक अनुमान नहीं लगाएंगे, तब तक हम अपने पैरामीटर्स में कैसे चेंज करके और उसे बेहतर बना पाएंगे अपने ईवी को। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्लाइड। नाउ आई एम कमिंग विद द एआई। देखो यही एआई है भाई साहब। पहले मैं एआई का यूज नहीं करता था तो हमारा जो पीपीटी रहता था वो बहुत ही मतलब नॉर्मल लगता था, लेकिन अब भाई साहब मैं एआई का भी यूज करके आप देख सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से मतलब अपनी पीपीटी को कन्वर्ट कर देता हूँ कि आप दोनों चीज देख लो, एक तो कंटेंट भी देख लो, एक एआई का यूज करके भी मैं आपको दे देता हूँ। दोनों को बहुत ही जिस तरह से आप समझ सकते हो उस तरह समझो। सबसे पहले हमारा जो है कांस्टेंट पैरामीटर, कांस्टेंट पैरामीटर में वही पेनिट्रेशन लेवल आया। दूसरा जो है स्टेशन स्टेज आया, मॉडल जो नॉर्मल एसी है, दूसरा जो फास्ट, तीसरा डीसी है। तो लिख रहा है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एक्सेस चार्जिंग आफ्टर लास्ट ट्रिप व्हेन द अवेलेबल। अवेलेबिलिटी जो है ये पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, ये एक्सेस है चार्जिंग, आप कहीं भी कर सकते हो कांस्टेंट पैरामीटर से, ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्रोबेबिलिटिस्टिक मतलब जो है पैरामीटर्स लाइक क्लासिफिकेशन करते हैं, जो बीईवी बैटरी एनर्जी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वर्सेस जो प्लग्ड इन, ये दोनों जो है फर्स्ट यूनिट से ही आप पढ़ रहे होंगे। ये बैटरी क्या है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। लिख दूं, चलो लिख देता हूँ, शायद आप लोग भूल गए हो। बैटरी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, VEHICLE, ठीक है। और ये जो है प्लग्ड इन, याद रखो, प्लग्ड इन, PLUGD, प्लग्ड इन हाइब्रिड, हाइब्रिड ईवी। इसका इसके में अंतर क्या होता है, देखो ये वाला जो बैटरी होता है ना, जो हमारा ये वाला बैटरी होता है, ये जो होता है एक बार चार्ज हुआ तो केवल एक बार ही चलेगा, उसको फिर से में चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन ये प्लग्ड इन होता है, मतलब यहाँ जो होता है ना, ये हमारा V2G होता है, व्हीकल टू ग्रिड। मतलब हम जब हमें बैटरी हम कभी चार्ज कर सकते हैं जब हमें ग्रिड में, मतलब मान चलो नॉर्मल है, पिक नहीं है तो हम चार्ज कर ले बैटरी को, जब पिक आए तो हम प्लग कर ले। ये हम मतलब V2G, व्हीकल टू ग्रिड, ग्रिड टू व्हीकल में दे दे। तो ये हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक में डेली ट्रेवल लाइक जो है रिक्वायर्ड करता है चार्जिंग साइकिल पे बेस्ड ऑन द डेली डिस्टेंस, मतलब हमारा वेरिएंस। तो ये है हमारा जैसे टोटल ग्रिड डिमांड जो है आप जानते होंगे, ये हमारा बेस लोड होता है, बेस लोड के बाद पिक लोड आता है। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये जो टोटल ग्रिड डिमांड प्रोफाइल दिखा रहा है ना कि डे बाय डे जो है हमारा क्या हो रहा है, अगर ये डे लिख ले तो डे बाय डे हमारा प्रोफाइल क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट हमारा पैरामीटर्स, दो टाइप का पैरामीटर देखा, कांस्टेंट पैरामीटर और प्रोबेबिलिस्टिक पैरामीटर देखा। आगे इसमें प्रोबेबिलिस्टिक पैरामीटर के बारे में मतलब वही जो है थोड़ा सा इसमें डिटेल में आपको एआई से समझा दिया। डिटेल में दिया हुआ है कि मॉडल ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक्स जो हमारे बेस्ड ऑन द ईवी टाइप लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग, कितने टाइप का हमारा चार्जिंग, होम होम चार्जिंग हमने बताया था, आफ्टर लास्ट ट्रिप लाइक पब्लिक एंड प्राइवेट चार्जिंग ऑन द पॉइंट एबिलिटी ड्यूरिंग। चौथा जो है चार्जिंग लॉसेस, चार्जिंग में लॉसेस होते हैं ऑब्वियसली, चार्जिंग हो तो लॉसेस होंगे ही। चार्जिंग जो स्ट्रेटेजी है डिफरेंट आफ्टर द ग्रिड, डम्ड चार्जिंग, अनप्लान्ड प्लग्ड एंड प्ले ईवी चार्जिंग इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट ट्रिप व्हेनेवर द पॉइंट अवेलेबल। तो ये हमारे जो है स्पाइक्स जो आते हैं, जो लॉसेस होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ बताया हुआ है। आगे हम चलते हैं मल्टीपल ट्रैफिक ट्रैफिक चार्जिंग, यू चीपर टैरिफ है, टैरिफ वही तो मैं कह रहा हूँ यार, ट्रैफिक पढ़ रहा हूँ, आई एम सॉरी। ट्रैफिक नहीं है, टैरिफ है। तो टैरिफ होता है मतलब आप अगर डिप्लोमा किए होते हैं ना तो थोड़ा सा ये जो आपका इलेक्ट्रिक बिलिंग आता है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक जो ई इलेक्ट्रिक बिलिंग, ELI, अरे यार जो इलेक्ट्रिक बिल आपका जो एनर्जी मीटर से जो बिल आता है, वो बिल आने पे भी टेरिफ लगता है। बहुत टाइप के टेरिफ होते हैं, मतलब मुझे लगता है कि हमने डिप्लोमा में 7 से 8 टाइप का हमने टेरिफ पढ़ा था। एक नॉर्मल होता है, ब्लॉक टेरिफ होता है, फिर से इंडस्ट्रियल टेरिफ होता है, कमर्शियल टेरिफ होता है। तो जैसे जैसे आपका लोड बढ़ता है, तो जैसे आपका लोड 1 किलोवाट से कम है तो आपका होम, 5 किलोवाट से अगर आपका जो लोड कम है तो कमर्शियल में नहीं आएगा, वो होम डोमेस्टिक में आएगा। तो वैसे ही मतलब ये टेरिफ हम यूज करते हैं जो हमारा मल्टीपल चार्जिंग सिस्टम है। लाइक यहाँ पे लिख रहा है ना, इनकरेज चार्जिंग ड्यूरिंग द लो डिमांड पीरियड। मतलब जब डिमांड हमारा कम हो तो उस समय हमारा क्या होता है, जो टैरिफ होता है वो कम होता है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट या सेकंड यूनिट में जब आपको हम समझा रहे थे उसमें बताया था कि जो हमारा बहुत डेवलप्ड कंट्री होती है वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे शो करता है कि कब पीक है, पीक टाइम हमारा क्या होगा, पीक टाइम जो होगा हमारा चार्जेस जो होता है वो ज्यादा होता है, और जो हमारा पीक टाइम नहीं होगा तो उस समय हमारे चार्जेस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक की कम होती हैं। इट्स ऑल अबाउट कि हमें मतलब ये हमारा यूनिट ही है, प्लानिंग के बारे में हम बात करेंगे। यूनिट का नाम ही है, देखो सबसे पहले हम यूनिट पे लेके एक बार फिर से आपको चले जाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, मतलब चार्जिंग के बारे में बस बात करेंगे, एज वेल एज फैसिलिटी प्लानिंग। तो हम कैसे प्लानिंग करके अपने चार्जिंग जो फैसिलिटी है उसको कैसे बेहतर से बेहतर बनाएंगे। तो भाई मल्टीपल टेरिफ का यूज करके हम क्या करेंगे, मल्टीपल टेरिफ का यूज करके जब हमारा पिक लोड ना हो उस समय हम यूज करके क्या करेंगे, चार्जिंग के जो कॉस्ट है उसको घटा सकते हैं। स्मार्ट चार्जिंग का यूज करके, बाई डायरेक्शनल, वही V2G का यूज करके,
मतलब अपने घरों पे बहुत बड़ा हमने सोलर पैनल लगा लिया, V2G का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बैटरी जो चार्जिंग कैपेसिटी है, चार्जिंग फैसिलिटी, उसको क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है प्रोबेबिलिस्टिक जो पैरामीटर्स है, क्लासिफिकेशन जो होता है प्लग्ड इन, जो है यही है, प्लग मैंने लिखा था, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता है और ये बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता है। इनमें दोनों में क्या लिखा है, डिफरेंस यही होता है कि मार्केट स्ट्रेटेजी, लाइक LT स्मॉल सिटी व्हीकल, M1, मतलब ये दिया हुआ है, कुछ डोनेशन होगा तो नोटेशन होगा, ये आप देख लेना, डेली ट्रेवल डिस्टेंस पे, ये जो ये हमारा है, जो याद रखिएगा, डेली डिस्टेंस ट्रेवल पे ये हमारा प्रोबेबिलिस्टिक पैरामीटर है, ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है। डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हमारा गुड ट्रांसपोर्ट और जो भी वीकली वीकेंड है, इस पे हमारा क्या है, ये प्रोबेबिलिस्टिक पैरामीटर डिपेंड करता है। ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं नाउ, दूसरा हमारा जो टॉपिक है, अभी हमने पहले टॉपिक को बहुत अच्छा से समझने की कोशिश किया, उसके बाद हमारा ये दूसरा जो टॉपिक है, लाइक इम्पैक्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऑन द पावर ग्रिड है। तो पावर ग्रिड पे हमारा क्या इम्पैक्ट डालता है, जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग है। पहला जो है, रीजन फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रोथ, ऑब्वियसली भाई इन्वायरमेंटल कंसर्न। सबसे पहले तो इन्वायरमेंटल कंसर्न, आप कहोगे कि इन्वायरमेंटल कंसर्न कहाँ से आ गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो हमारा टोटली इको फ्रेंडली होता है, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव द शिफ्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन बैटरी को बनाने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं, बैटरी एक बार खराब हुई तो उसे फेंकना पड़ता है, तो उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है ना। तो वो भी तो एक तरह से हमारा इकोनॉमिकल जो इन्वायरमेंटल है, उसको क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, मतलब एक तरह से क्या कर रहा है, ये भी ब्रिंग इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल बेनिफिट भी कर रहा है, और दूसरे तरीके से क्या कर रहा है, इन्वायरमेंटल कंसर्न बन रहा है, क्योंकि एक तरह से हमारा पॉल्यूशन क्रिएट होगा ना उससे। आपको हमने जैसे समझाया कि जो हमारा बैटरी खराब होगा, वो तो कहीं ना कहीं फेंकना ही पड़ेगा, तो उस तरह से पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहा है। राइजिंग चार्जिंग डिमांड, लाइक मोर ईवी, मोर इलेक्ट्रिकल डिमांड रिक्वायर मोर स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ चार्जिंग, लाइक इंडक्टिव, ये याद करिएगा, इंडक्टिव पावर ट्रांसफर, इसका यूज करके हम जो टेक्नोलॉजी है चार्जिंग का, उसे डे बाई डे इंप्रूव कर रहे हैं। लाइक बर्डन ऑन पावर ग्रिड, वही हमने बताया, फास्ट चार्जिंग जो है, ड्राई हाई लोड एज वेल एज एक्स्ट्रा डिमांड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा चार्ज, जितना ज्यादा हम चार्जिंग करेंगे, उतना ज्यादा हमारा क्या करेगा, स्ट्रेस, मतलब जो होगा हमारे इलेक्ट्रिक जो पावर ग्रिड है, उस पर क्या करेगा, स्ट्रेस पैदा करेगा। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट केस में हमारा वोल्टेज प्रोफाइल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, इंक्रीज इन द पीक लोड एज वेल एज हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होगा, एज वेल एज अनकोऑर्डिनेट चार्जिंग होगा। सडन कभी कभी हम बहुत ज्यादा चार्जिंग लगा देंगे, कभी कभी रात में चार्जिंग में ही नहीं लगाए बैटरी, तो उस तरह से क्या होगा, ये अन जो कोऑर्डिनेशन होगा, वो चार्जिंग पर डिपेंड, मतलब बहुत ही बैड इफेक्ट डालेगा। As well as the voltage stability of distribution network, like voltage stability means the ability of power system to maintain, यहाँ पे लिखा है ना, to maintain steady and the acceptable voltage at all buses under normal and distributed condition। मतलब नॉर्मल कंडीशन हो या डिस्ट्रीब्यूटेड कंडीशन हो, उस समय जो मेंटेन करता है हमारे स्टडी स्टेट, ये वोल्टेज को, प्रोफाइल को, उसी को हम क्या कहते हैं, मतलब वोल्टेज स्टेबिलिटी कहते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, उसमें वोल्टेज में इनस्टेबिलिटी आएगा, लिख रहा है ना, कॉजेज ऑफ इनस्टेबिलिटी, लाइक सडन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्ट, एज वेल एज लाइन जो ओवरलोडिंग हो जाए, एक्सेस लोड हो जाए, एज वेल एज मल्टीपल जो है कंटिजेंसी, लाइक साइमल्टेनियसली फॉल्ट और फेल्यूर, मतलब साइमल्टेनियसली एक के बाद एक वोल्टेज आने लगे, तो उससे भी हमारा क्या होगा, वोल्टेज का प्रोफाइल जो है, वोल्टेज में जो स्टेबिलिटी है, वो क्या होगा, बहुत ही मतलब पुअर हो जाएगा। तो ये हमारा होगा वोल्टेज स्टेबिलिटी। लाइक यहाँ पे देखो, ये फिगर समझाया हुआ है, लाइक ये हमारा मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है, ये आफ्टरनून है, तो हमारा इवनिंग है, और ये हमारा नाइट है। तो इवनिंग में ये मान के चलो 7 से 8 बजे तक हो गया। अब 7 से 8 बजे तक कभी भी देखोगे तो ये हमारा बेस लोड हो, ये तो हमारा बेस लोड है, देखो इतना तो हमारा हमेशा मान के चलो, अगर ये मैं मान लेता हूँ 1500 मेगावाट, ठीक है, तो 1500 मेगावाट अगर किसी मतलब सिटी का मान लेते हो, जैसा मान के चलो आप सोनभद्र का ही मान लो, सोनभद्र का जो भी है, ये हमारा 1500 मेगावाट जो है बेस लोड है। इससे तो कम कभी भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का नीड कमी नहीं होता, इतना बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे मॉर्निंग के बाद ये आफ्टरनून आएगा, सभी लोग अपना बल्ब जो भी है, मतलब जो भी बंद था, लाइक जो आपका सबमर्सिबल है, जो आपका फैन है, जो बहुत चीज है, लाइक इंडक्शन, रात में तो इंडक्शन बनाएंगे नहीं, तो ये सब चालू होने लगेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा शाम होते होते थोड़ा कम होगा, फिर इवनिंग के टाइम सबसे ज्यादा जो होगा 7 से 8 बजे तक तो हमारा पीक आ जाएगा। ये दिख रहा है पीक सर्ज, फिर से वोल्टेज इनस्टेबिलिटी, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, इसके कारण जो होगा आएगा ही आएगा हमारे पावर डिमांड पे। तो इट्स ऑल अबाउट आवर वोल्टेज इन स्टेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो ये जरूर, मतलब ये सब जो कर्व है, अगर इसको बनाते हो तो डेफिनेटली, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, कर्व बना के ये पिक लोड बेस लोड लिख लेते हो, तो ऑब्वियसली जो टीचर चेक करेगा ना, उसके माइंड में इतना तो आएगा कि हाँ बच्चे के पास इतना तो नॉलेज है ही। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लोड ऑन द वोल्टेज इन वोल्टेज स्टेबिलिटी। पहला जो है, रिसर्चर फाउंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टेशन इफेक्ट द ग्रिड। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग है, वो क्या कर रहे हैं, हमारे इफेक्ट कर रहे हैं क्या, हमारा वोल्टेज को, स्टेबिलिटी को, सेवरल वे से, लाइक पहले जो हमारा वोल्टेज जो प्रोफाइल है, उसको डिग्रेड कर दे रहा है विद
चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल एज वेल एज जो वीक बस डिग्रेड हो जा रहे हैं, जो हमारे वीक बस हैं वो क्या हो जा रहे हैं, वो लेस स्टेबल हो जा रहे हैं, और उसके कारण ये क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन उसमें होने लग रहा है। एज वेल एज जो ट्रांजिएंट आ रहा है स्टेबिलिटी में, वो क्या हो रहा है, रिडक्शन। हाई इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन लोअर द ट्रांजिएंट वोल्टेज इन द स्टेबिलिटी इंडेक्स। तो इसके कारण ट्रांजिएंट में जो स्टेबिलिटी हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, मतलब बहुत ही लोअर हो जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के आने से। एज वेल एज लो नेटवर्क लिमिटेशन, जो ओल्डर है यहाँ पे, जो ओल्डर ग्रिड है कैन नॉट हैंडल द लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंस्टीग्रेशन इफेक्टिवली। ठीक है, मान के चलो हम मानते हैं कि हमने ग्रिड बनाया, जो जो भी हमारा ओल्डर जो हमारा ग्रिड है उनको इंटरकनेक्ट किया, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे हमारे जो ओल्डर नेटवर्क है ये इफेक्टिवली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। as well as placement effect, like ये लिख रहा है installing of charging station at the wicket bus causes a several voltage instability। तो इसके कारण भी जो हमारा मान के चलो हम कैसे भी कम चलाऊ कह सकते हो यहाँ पे यहाँ पे इसका मतलब कम चलाऊ नहीं होगा। अगर वीक बस से भी हम अगर अब स्टार्ट कर देते हैं अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, तो उससे क्या होता है, वोल्टेज में इंस्टेबिलिटी आने लगता है। एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेसमेंट एडवांटेज लाइक स्प्रेडिंग ऑफ चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द मल्टीपल बसेस इंप्रूव ओवरऑल स्टेबिलिटी। तो मतलब ये मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ा भी रहा है, कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों को आप देख लीजिएगा। लाइक रिलायबिलिटी ऑफ जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है। ऑब्वियसली जो हमारा जो यहाँ पे लिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम विल ऑपरेट सैटिस्फैक्टरी फॉर अ गिवन टाइम ऑफ पीरियड कंडीशन, जो हमारा रिलायबिलिटी है लाइक जनरेशन पे, ट्रांसमिशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, वो जो हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली लिंक टू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो ये हमारा रिलायबिलिटी पे भी इफेक्ट डालता है, जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा ये चार्जिंग हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। आज वाले जो इम्पैक्ट है हमारा, वही हमने बताया कि जो इम्पैक्ट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का डायरेक्टली हमारा रिलायबिलिटी पे है। लाइक लॉन्गर इंटरप्शन पीरियड, जब हमारा फॉल्ट आ गया तो कभी कभी लॉन्गर इंटरप्शन पीरियड भी हो जाएगा, मोर फ्रिक्वेंट इंटरप्शन ऑफ पर कंज्यूमर। तो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंक्रीज होने से, लिखा है ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंक्रीज होने से लोड इंक्रीज हो रहा है, और लोड इंक्रीज होने से हमारा क्या हो रहा है, मोर इंटरप्शन हो रहा है, और मोर इंटरप्शन होने से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो रिड्यूस हो जा रहा है रिलायबिलिटी, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में है। तो आई होप ये भी पेज से मैंने बस इतना बताया कि जो हमारा रिलायबिलिटी है, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग आने से हमारा क्या हो रहा है, उसको बहुत ही बैड इफेक्ट, बहुत ही मतलब इंस्टेबिलिटी कर दे रहा है वोल्टेज को, क्योंकि हमारे पास उतना क्षमता है नहीं चार्ज करने का। और हम मतलब पर डे इलेक्ट्रिक व्हीकल आप देख ही रहे हो पूरा आता जा रहा है। मान के चलो एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर आपके मान के चलो आपके कस्बे का जो भी है, जहां भी आप रहते हो, मान के चलो 100 kVA, केवीए में आप जानते हो वो ट्रांसफार्मर को मेजर किया जाता है, किलो वाट में नहीं किया जाता, इसका भी रीजन होता है। तो मान के चलो आपके कस्बे में 100 kVA का ट्रांसफार्मर लगा है। अब एक लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा, दूसरे ने खरीदा, तीसरे ने खरीदा, चौथे ने खरीदा, लेकिन ये तो 100 का 100 ही है, इसे तो सरकार बढ़ा ही नहीं रही है। बहुत ज्यादा मतलब अगर यहाँ पे शॉर्टेज होने लगा तब जाके कोई सुनता है, तब जाके हमारा बढ़ता है। तो भाई यहाँ पे वोल्टेज डिप तो होगा ही, ऑब्वियसली मान के चलो वोल्टेज डिप होगा, आपके घर में कम वोल्टेज आएगा, तो ये प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही। तो वही लिख रहा है, इट्स मतलब इसका यही मतलब मेन रीजन है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग से हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसमें बहुत ही बैड इंपैक्ट आ रहा है। लाइक यहाँ पे लिख रहा है ना, पावर लॉसेज होने लग रही है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऑन द पावर लॉसेज, लाइक पावर जो लॉसेज है बहुत ही हायर इंस्टॉलिंग स्टेशन कंपेयर्ड विदाउट द देम। लाइक मतलब यही कुल मिला के बस यही लिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन है इंक्रीज होने के कारण हमारे लॉसेज इंक्रीज हो रहा है, स्प्रेड देम अक्रॉस द बसेस हेल्प मिनिमाइज द लॉसेज। इट्स ऑल अबाउट द लॉसेज ऑफ पावर, जो है पावर लॉसेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड इट्स इम्पैक्ट हमने देखा। आगे हम चलते हैं ईवी जनरेशन, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल जनरेशन, लाइक कन्वेंशनली जो होता है सप्लाई होता है डायरेक्ट एसी, फिर डायरेक्ट डीसी, फिर से रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है आरईएस बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से हम क्या करते हैं, मतलब हम जनरेशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद प्रोटॉन जो है एक्सचेंज मेम्ब्रेन, फ्यूल सेल से हम क्या करते हैं मतलब ये जनरेशन बता रहा हूँ कैसे जनरेट करते हैं चार्जिंग करने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हम कन्वेंशनल सप्लाई से भी चार्ज करते हैं, एसीडीसी एज वेल एज रिन्यूएबल से भी चार्ज कर सकते हैं, या तो हम प्रोटॉन मेम्ब्रेन जो हमारा हमने क्या फ्यूल सेल पढ़ा था उससे भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ चार्जिंग ऑन द हार्मोनिक एंड पीक लोड। तो हार्मोनिक तो आप जानते होंगे, हार्मोनिक मींस वेव फॉर्म डिस्टॉर्शन होता है। हार्मोनिक इन द सेंस हार्मोनिक करता ही क्या क्या है, हमारे जो वेव फॉर्म है, जो फंडामेंटल वेव फॉर्म है उसको क्या करता है, नॉन लीनियर डिवाइस यूज करने के कारण हमारा इलेक्ट्रिक चार्जर जो है, इलेक्ट्रिक चार्जर में ऑब्वियसली डायोड का यूज करते हैं। डायोड का यूज होता है, डायोड क्या है, एक नॉन लीनियर डिवाइस है, जिसके कारण हमारा जो वेव फॉर्म है वो क्या करता है, वो बहुत ही बेकार कर देता है। और ये जो होता है हमारा हार्मोनिक रिड्यूस द लाइफ टाइम ऑफ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, लाइक ट्रांसफार्मर जो केबल है, उनको क्या करता है, उनकी लाइफ टाइम इनको हमारा क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। यहाँ पे लिखा है ना लाइफ टाइम जो है रिड्यूस कर देता है, लाइक ट्रांसफार्मर केबल का। हार्मोनिक रिजल्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे देखो लिखा है, हार्मोनिक जो होता है वो डिग्रेड करता है पावर क्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो हार्मोनिक होता है हमारा पावर क्वालिटी को डिग्रेड करता है।
और हमारी जो सिस्टम है उसका जो है मतलब जो लाइफ साइकिल है उसको क्या करता है, शॉर्टन कर देता है। एज वेल एज पिक लोड डिमांड, ऑब्वियसली जो हमारा ईवी के आने के कारण जो हमारा पिक लोड डिमांड है वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है। तो बस इस मतलब जो भी यूनिट में है, उस यूनिट में वही बताया कि जो डिस्टॉर्शन करता है, डिग्रेड कर रहा है, बेकार कर रहा है, तो वो चीजें हम पढ़ रहे हैं। लाइक डिस्टॉर्शन होगा तो शार्पली हमारा पिक लोड डिमांड हमारा क्या होगा, वो जो है शार्पली राइज होगा। जैसे ही मान के चलो अगर थोड़ा सा भी डिस्टॉर्शन हुआ चार्जिंग में, तो हमारा डिमांड को क्या करेगा, बहुत ही ड्रास्टिकली हमारा इंक्रीज होगा। आगे हम पढ़ते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इन जनरेशन शेड्यूलिंग है। लाइक दो टाइप की हम शेड्यूलिंग करते हैं, पहला ज्वाइंट शेड्यूलिंग मेथड करते हैं और दूसरा जो है एग्रीगेट शेड्यूलिंग मेथड करते हैं। तो वन बाय वन दोनों को हम पढ़ते हैं। पहला जो है हमारा ज्वाइंट शेड्यूलिंग। देखिए ज्वाइंट शेड्यूलिंग मेथड क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो कंट्रोलर होता है वो सेंट्रल सिस्टम ऑपरेट करता है, सेंट्रल सिस्टम ऑपरेटर। और इसमें जो कंट्रोलर होता है वो ईवी एग्रीगेटर होता है, लाइक एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रिक रिटेलर। तो लाइक इसमें जो होता है हमारा ज्वाइंट शेड्यूलिंग और एग्रीगेटर शेड्यूलिंग में क्या होता है, डेटा इंटेक जो होता है वो जनरेटर कॉस्ट प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइविंग इक्विपमेंट प्लस हावरली, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हावरली जो कन्वेंशनल लोड डेटा होता है उससे हमारा डेटा इंटेक्ट होता है। और इसमें क्या होता है, ईवी एनर्जी लिमिट होता है, कन्वेंशनल बेस लोड और एस्टिमेटेड सप्लाई फंक्शन। मतलब ये जो होता है इसमें एस्टिमेट करके पावर सप्लाई फंक्शन को डेटा इंटेक्ट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, लाइक एस्टिमेट करके जो हमारा सप्लाई है उससे हमारा डेटा को इंटेक्ट किया जाता है। इसमें क्या हावरली, मतलब हावरली कितना हमारा डेटा लोड पे, मतलब लोड हमारा कन्वेंशनल जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण डेटा इंटेक्ट होता है। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन जो लिखा है, गोल मिनिमाइज द, इसका मतलब ऑप्टिमाइजेशन क्या है, मेन गोल क्या है, मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ द जनरेशन, मतलब कॉस्ट को मिनिमाइज करना विद द यूनिट कमिटमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क। और इसका हमारा क्या है, इंडिपेंडेंटली बनाना, मतलब पूरा इंडिपेंडेंट, मतलब एस्टिमेट कर लो एक बार और उसके बाद ये हावरली डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये हमारा हावरली डिपेंड करता है। तो इसका क्या है, इसका जो मोटो है, चार्जिंग मिनिमाइज टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द चार्जिंग फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल। और टोटल चार्जिंग को इसको क्या करना है, कम करना है। तो ये हमारा ज्वाइंट शेड्यूलिंग है, ये हमारा एग्रीगेट शेड्यूलिंग है। लाइक यहाँ पे ये कन्वेंशनल टाइप का है और ये जो है एडवांस टाइप का है। तो आगे हम इनमें थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। टू टाइप का हमारा ईवी चार्जिंग है। पहला है ज्वाइंट शेड्यूलिंग, लाइक टू कंट्रोल अ सेंट्रल ऑपरेटर लाइक सिस्टम ऑपरेटर व्हाट हैपन, मतलब लाइक ऑपरेटर जो कलेक्ट करता है डेटा अबाउट द, जो जनरेटर होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, शेड्यूल करता है लाइक इलेक्ट्रिक चार्जिंग डिमांड टुगेदर। और इसका गोल क्या होता है, इसका मेन मोटो हो जाता है मिनिमाइज द टोटल जनरेशन कॉस्ट, मतलब इसका टोटल जनरेशन कॉस्ट को इसको मिनिमाइज करना होता है। और जो भी हमारा मतलब हमारा कंसंट्रेट होता है उसको मीट करना होता है। इंफॉर्मेशन नीडेड जो होता है, जनरेटर कॉस्ट प्लस टेक्निकल लिमिट, डेली जो ड्राइविंग इलेक्ट्रिक जो एनर्जी नीड है, लाइक बैटरी लिमिट, हावरली। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए इसमें हावरली कन्वेंशनल डेटा लोड होता है जो हमारा ईवी चार्जिंग शेड्यूलिंग में पहला जो है ज्वाइंट शेड्यूलिंग है। देखिए हम यहाँ से बना भी दे रहे हैं ज्वाइंट शेड्यूलिंग में सबसे हो ज्वाइंट शेड्यूलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कुछ आपको याद करना है, एग्जाम में लिखना है, तो अगर ये बात आप लिख दोगे तो डायरेक्टली हिट करेगा आपके जो टीचर होगा। मतलब ये हावरली क्या होता है, ये हमारा थर्ड पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक हावरली कन्वेंशनल लोड डेटा को क्या करता है, ये हमारा कोऑर्डिनेट करने के लिए, लाइक कोऑर्डिनेट शेड्यूलिंग करने के लिए हमारा मेन जो काम है इसका एफिशिएंट कॉस्ट ऑप्टिमाइज सिस्टम बनाना होता है। मेन गोल यही होता है, हमारा मिनिमम करना होता है जनरेशन कॉस्ट को। उसके बाद हमारा एग्रीगेट आता है शेड्यूलिंग मेथड, एएसएम कहते हैं, लाइक हु कंट्रोल। तो इसका एग्रीगेटर क्या होता है, इंडिपेंडेंटली, याद रखिएगा ये इंडिपेंडेंटली शेड्यूल करता है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग को। और इसका मेन मोटो क्या होता है, मिनिमाइज टोटल कॉस्ट। देखिए वही हम हाईलाइट कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, टोटल कॉस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको मिनिमाइज करना होता है। और ये जो होता है डेली जो होता है, यहाँ पे लिख रहा है इन्फॉर्मेशन नीडेड, डेली जो इलेक्ट्रिक ड्राइवन एनर्जी है, लाइक ड्राइविंग एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो हमारा ड्राइविंग पैटर्न बैटरी लिमिट्स है, हावरली कन्वेंशनल लोड अदर डिमांड एज वेल एज एस्टिमेटेड, यहाँ पे एस्टिमेटेड फंक्शन है, इसमें एस्टिमेटेड सप्लाई फंक्शन को कलेक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन नीडेड होता है उसे ये ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइज करने के बाद इसका जो रिजल्ट आता है, एग्रीगेट बैलेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग डिमांड विद द कॉस्ट इफेक्टिव एंड चार्जिंग, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव चार्जिंग ओवरऑल बनाना होता है। इसका नाम, इसका मीनिंग होता है ओवरऑल, इसका गोल होता है मिनिमाइज करना होता है टोटल चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आपने इसमें देखा, फिर से आपको बता रहा हूँ, इसमें इसका गोल क्या होता है, मिनिमाइज टोटल जनरेशन। और इसका जो होता है टोटल मिनिमाइजेशन चार्जिंग कॉस्ट, भाई देखो ना, दोनों में बहुत जमीन आसमान फर्क है। इसका मिनिमाइज टोटल जनरेशन कॉस्ट है और इसका ओवरऑल जो है, जो हमारा दूसरा मेथड जो है ये हमारा एग्रीगेट शेड्यूलिंग है, इसका मिनिमाइज टोटल चार्जिंग कॉस्ट करना है। तो दोनों में जमीन, एक जनरेशन को मिनिमाइज कर रहा है और एक हमारा चार्जिंग कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों हमारा दो टाइप के जो जनरेशन हुए, दो टाइप के हमने पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंट जो हमारा पावर सोर्स फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है। लाइक कन्वेंशनल जो होता है यूटिलिटी, लाइक हमने पढ़ा एसी चार्जिंग होता है जिसमें हमारा स्लो चार्ज होता है, जो एसी होता है ऑलरेडी अपने पढ़ा था स्लो होता है। और ऑफ बोर्ड हमारा चार्जर होता है जो एसी होता है, मतलब ऑफ बोर्ड चार्जिंग आर प्रीफर्ड फॉर द फास्ट। ऑफ बोर्ड जो है डीसी का हम यूज करते हैं, आपने देखा होगा जब हम फोर्थ यूनिट आपको समझा रहे थे। ठीक है, आगे हम जो पढ़ते हैं, आगे हमारा लिखा है कि लाइक ईवी आर नॉन
लीनियर लोड होते हैं, ऑब्वियसली इसमें हार्मोनिक आता है, क्यों? क्योंकि उसमें डायोड का यूज किए होते हैं, जो हमारे एसी को डीसी में, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। एज वेल एज हाई चार्जिंग डिमांड पीक हावर्स, मतलब पीक आवर में जो हमारा हाई चार्जिंग जो होता है, उसके कारण हमारा क्या होगा, मोर कोल को बर्न करना पड़ेगा। अगर मोर कोल बर्न होगा तो हमारा डिमांड को मीट करने के लिए, तो हमारा जो होगा पॉल्यूशन क्रिएट होगा। ऑब्वियसली हमारा पॉल्यूशन क्रिएट होगा। पॉल्यूशन क्रिएट क्यों होगा? क्योंकि हमारा डिमांड जो है वो पिक है। उसके बाद हम पहले तो हमने कन्वेंशनल सोर्स देखा, सो कन्वेंशनल सोर्स का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो भी डिमांड को मीट कर रहे हैं, उससे हमारा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। दूसरा जो है आरईएस का यूज करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर और विंड का यूज करने से हमारा क्या होगा, हमारा जो होगा इन्वायरमेंटल जो होगा वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। एज वेल एज इंप्रूव करेगा हमारे सस्टेनेबिलिटी को। आगे हम देखते हैं, सोलर का यूज करेंगे, विंड का यूज करेंगे, सोलर का यूज करेंगे, विंड का यूज करेंगे, फिर से हम फ्यूल सेल का यूज करेंगे। फ्यूल में अपने, ये आपने पढ़ा होगा, एसओ, एफसी, एफईएस, एपीएस, सबका फुल फॉर्म होता है। लाइक इसका हमें याद नहीं आ रहा है, मतलब ये जो फ्यूल सेल होता है सबका नाम मतलब फुल फॉर्म होता है। और फ्यूल सेल का काम ही होता है, ये भी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जैसे ही काम करते हैं, और हमारे हमको क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें देते हैं। मतलब इसका हमें याद नहीं आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल मेम्ब्रेन फ्यूल सेल कुछ होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन सेल, ऐसा ही कुछ होता है यार, एक बार आप देख लेना। तो ये सब कुछ आप अपने से पढ़ लोगे, थ्योरेटिकल इसमें हम क्या ही बताएं। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स करके हम क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं। आगे हम बात करते हैं लाइक चार्जिंग जो स्कीम है फॉर ईवी। ईवी आर ग्रोइंग रैपिडली अफेक्टेड द रेसिडेंटल लोड फॉर, जो हमारा रेसिडेंटल लोड है, उसके कर को भी ये क्या कर रहा है, बहुत ही वाइडली क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। लाइक अनकंट्रोल्ड जो है रैंडम चार्जिंग कैन डिस्टर्ब द ऑपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक टू मेन जो है सेंट्रलाइज चार्जिंग स्कीम है। सेंट्रलाइज चार्जिंग स्कीम में क्या होता है, चार्जिंग डिसीजन होता है, टाइम प्लेस अमाउंट आर मेड ऑन द सेंट्रल अथॉरिटी सिस्टम ऑपरेटर। तो सेंट्रलाइज जो होता है, वो चार्ज सिस्टम जो होता है, वो टाइम पे, प्लेस पे डिपेंड करता है, और ये सेंट्रल अथॉरिटी पे ही ऑपरेट करता है। लाइक यूज चीपर इलेक्ट्रिक, मतलब यहाँ पे जो होता है हमारा सेंट्रलाइज चार्जिंग जो होता है, वो प्लेस टाइम अमाउंट पे हमारा डिपेंड करता है। तो इसके कारण यहाँ पे चार्जिंग जो होता है वो हमारा चीपर होता है। शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल टू ऑफ ग्रिड हावर्स, इसमें जो सेंट्रलाइज हमारा चार्जिंग होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए सेंट्रलाइज जो होता है, सेंट्रलाइज क्या करता है, यहाँ पे मैं एरो बना दे रहा हूँ। जो सेंट्रलाइज होता है उसका काम क्या होता है, ऑफ पीक, जब हमारा पीक नहीं होता उस समय हमारा बैटरी को चार्ज करना होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है, बेटर जो होता है हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी को बनाना और लोड को मैनेज करना। एज वेल एज लिमिटेशन क्या, हार्ड टू इंप्लीमेंट ऑन द, जो हमारा पीईवी प्लग्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल अपने देखा था, प्लग्ड इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इसको जो है रेंडमली क्या करता है, बिहेवियर से यूजर करते हैं। तो ये हार्ड टू इंप्लीमेंट, मतलब पीईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ये हमारा, ये हमने मतलब सेंट्रलाइज चार्जिंग स्कीम पढ़ा। उसके बाद दूसरा जो आता है हमारा डिसेंट्रलाइज चार्जिंग स्कीम आता है। डिसेंट्रलाइज में ईच इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैड ओन चार्जिंग स्ट्रेटेजी, मतलब इसमें ओन चार्जिंग स्ट्रेटेजी होता है। जो हमारा ये हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारा डिसेंट्रलाइज चार्जिंग स्कीम है। इसमें क्या होता है, ये लेस कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, लाइक मोर कन्वीनियंट फॉर यूजर। ये जहां मन करे जब मन करे, कोई पिक और ऑफ ग्रिड, ऑफ पिक का हमें नीड नहीं है, जब मन करे तब हम इसको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसका लिमिटेशन, नो गारंटी ऑफ ऑप्टिमल चार्ज कॉस्ट। इसमें मतलब चार्जिंग कॉस्ट का कोई गारंटी नहीं होता, कभी बढ़ के आ सकता है, कभी घट के आ सकता है। ये हमारे ओवरऑल ग्रिड ग्रिड की स्टेबिलिटी को क्या करता है, ये घटाता है। हमारा जो, ये हमारा डिसेंट्रलाइज चार्जिंग स्कीम है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारा वही दिया हुआ है, जो अनकोऑर्डिनेट है, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज है। लाइक सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉन प्लग प्ले, मतलब इसमें जो होता है, जो हमारा ये हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, मिनिमाइज ओवरऑल सिस्टम कॉस्ट रिस्पेक्ट ऑफ स्टिक नेटवर्क। तो ये टोटली मतलब रूल एंड रेगुलेशन पे काम करता है हमारा। देखिए ये हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन जो होता है उस पे ये वर्क करता है, आरयूएल रूल्स रेगुलेशन। इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ये ओनर के, हमारे जो भी ओनर है उस पर डिपेंड करता है, वो कब चार्ज करना चाहता है बैटरी। ग्रिड की जो इम्पैक्ट होता है वो मतलब एक्सट्रीम रिस्क होता है लोड स्पाइक पे, जो हमारा अनकोऑर्डिनेट होता है। इसमें कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। इसमें जो होता है हाईली स्टेबल होता है, ये हमारा हाईली स्टेबल होता है। ये भी हमारा वेरिएबल होता है, क्योंकि इसमें भी जब मन करे तब हम लगा लेते हैं डिसेंट्रलाइज में। टेक्निकल रिक्वायरमेंट, इसमें जीरो इमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड। इसमें हाई कम्युनिकेशन की नीड होती है, लाइक ओवरहेड एंड कम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, क्योंकि इसमें रूल एंड रेगुलेशन का यूज करना है। इसमें रिक्वायर्ड लोकल व्हीकल इंटेलिजेंस का यूज करना होता है। तो मतलब ये तीनों टाइप के हमारे क्या है, इलेक्ट्रिक स्कीम है। लाइक सेंट्रलाइज अपने पढ़ा, सेंट्रलाइज रूल एंड रेगुलेशन पर वर्क करता है। ये जो है रूल एंड रेगुलेशन कुछ नहीं है, ओनर पे डिपेंड करता है। जब हमारा मन करे तब हम इसको मतलब अपना चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसमें केवल और केवल जो हमारा ये वाला है, इसमें ऑफ डिमांड पे ही हम क्या करेंगे, ऑफ डिमांड पे ही हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज करेंगे। आई होप अभी तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम चलते हैं, सेंट्रलाइज चार्जिंग स्टेशन एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो सेंट्रलाइज में क्या होता है, वही हमने बताया कि जो डिसीजन होता है वो मेड बाय द सिस्टम लेवल, मतलब सिस्टम के लेवल बाय सेंट्रल ऑपरेटर से हमें क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। और ये हमारा क्या करता है, नेटवर्क को कंसंट्रेट और इलेक्ट्रिक ड्राइविंग को मतलब जो होता है
वो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है यार कि मतलब हम जो इसमें जो चार्जिंग करते हैं, वो चार्जिंग का प्रोफाइल जो होता है कॉस्ट इफेक्टिव आता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है ऑफ जो डिमांड होता है, ऑफ डिमांड, जब हमारा पीक डिमांड नहीं होता उस समय हम क्या करते हैं, अपने बैटरी को चार्ज करते हैं, CHARGED चार्ज करते हैं। तो नोड यहाँ पे लिखा है सेंट्रलाइज जो चार्जिंग होता है वो सिस्टम कंट्रोल होता है, एज वेल एज कॉस्ट ऑप्टिमाइज होता है, स्टेबल होता है बट कम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट प्लग्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, PHEV। मतलब इसमें हमारा इसको इम्प्लीमेंट करना जो है तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मतलब सेंट्रलाइज चार्जिंग स्कीम। ठीक है, सेंट्रलाइज चार्जिंग स्कीम के बाद हमारा दूसरा जो आता है अब टॉपिक आता है माइक्रो ग्रिड एंड नीड फॉर एनर्जी स्टोरेज इन माइक्रो ग्रिड। माइक्रो ग्रिड ऑलरेडी हमने पढ़ा था यार पिछले में भी, इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी बता देंगे, क्या ही सेम टॉपिक को बार बार रिपीट करना। तो माइक्रो ग्रिड नाम से क्लियर है, माइक्रो और ये ग्रिड है। माइक्रो ग्रिड क्या होता है, स्मॉल लो वोल्टेज सिस्टम विद द डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन लाइक सोलर का, विंड का, लोकल जो यूनिट है उनको इंटीग्रेट करके एक ग्रिड बनाना, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो ग्रिड कहते हैं। कैन ऑपरेट ऑन ग्रिड, ऑन ग्रिड पे भी काम कर सकता है और ऑफ ग्रिड पे भी। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा माइक्रो ग्रिड जो है दोनों पे काम कर सकता है। और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है सिक्योर स्टेबल क्वालिटी पावर, मतलब इंड यूजर। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो ग्रिड क्या करता है, सिक्योर स्टेबल क्वालिटी पावर एंड इंड यूजर, हमारे इंड यूजर तक हमें प्रोवाइड करता है हमारा माइक्रो ग्रिड। इसमें चैलेंजेस क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीमेसी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को ऑन ग्रिड से क्या करना, मतलब कनेक्ट करने में थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। पुअर पॉलिसी इंसेंटिव होता है इसमें, जो हमारा ये माइक्रो ग्रिड होता है, एज वेल एज लो इनर्शिया ड्यू टू द इन्वर्टर बेस्ड DER का हम यूज करते हैं। तो इसमें मतलब इनर्शिया क्या होता है, लो इनर्शिया होता है। अब आगे बात करते हैं नीड ऑफ माइक्रो ग्रिड। जस्ट ऑलरेडी हमने बताया फ्लेक्सिबल ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं जो हमारा माइक्रो ग्रिड है। सिस्टम में इनर्शिया स्टेबिलिटी जो है उसको इंप्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं। बैलेंस सप्लाई को बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं। निगेटिव जो हमारा इंटरमिनेट जो यूज हो रहा है, जो रिड्यूस करते हैं उसको, हमारा जो भी मतलब जितने हमारे इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को क्या करते हैं, मतलब हम माइक्रो ग्रिड का यूज करके क्या करते हैं, उसकी जो अ, मतलब हमारा इफिशियंसी है उसको क्या करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ग्रिड। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वही यहाँ फिगर बताया, लाइक इमेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इन्वर्टर इंटरफेस है, लाइक ये लोकलाइज माइक्रो ग्रिड है, जिसमें कि हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल नोड्स है, ये हमारे यहाँ पे बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। तो इस तरह से सबको इंटरकनेक्ट करके हमारा माइक्रो ग्रिड क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ESS मीन्स इलेक्ट्रिक जो स्टोरेज जो सिस्टम है उसका यूज करके हम क्या करते हैं, लाइक हम जो भी अपना क्या कह सकते हैं, हमारा सिस्टम है उसको इफिशियंट बनाते हैं, एफिशिएंट बनाते हैं सिस्टम को, ये क्या करता है, इफिशियंट बनाता है, EFFICIENT, इफिशियंट बनाता है जो हमारा ये माइक्रो ग्रिड है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक स्टोरेज माइक्रो ग्रिड। तो ऑब्वियसली पहली बात हमारा जो है इंप्रूव करेगा डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन को, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेगा, एज वेल एज ये क्या करेगा, हमारा डिस्टर्बेंस जो होगा उसको क्या करेगा, उसके रेंडमनेस को क्या करेगा, दिस रेंडमनेस कैन बी डिस्टर्ब लार्ज ग्रिड ऑपरेशन। तो इम्प्रूव यहाँ क्या लिख रहा है, इम्प्रूविंग इन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन यूटिलाइजेशन, ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आगे हम बात करते हैं, एनर्जी स्टोरेज को इंश्योर करेगा पावर सप्लाई एट द राइट टाइम। ऑब्वियसली हमारा जो मतलब जब हम माइक्रो ग्रिड का यूज करेंगे तो माइक्रो ग्रिड हमारा क्या करेगा, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा राइट टाइम पे। जब भी हमें डिमांड होगा उस डिमांड पे हम क्या करेंगे, अपने जो प्लान है जनरेशन का उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल करके अपने माइक्रो ग्रिड से हम पीक लोड पे पावर लेके अपने जो एनर्जी को है बैलेंस कर पाएंगे। हमारा इफ ऑफ ग्रिड की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करेगा माइक्रो ग्रिड, एज वेल एज इंप्रूविंग इन द एनर्जी क्वालिटी। हमारा माइक्रो ग्रिड क्या करेगा, इंप्रूव करेगा क्वालिटी को। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ऑफ ग्रिड कैसा सपोर्ट करता है, मतलब जो हमारा माइक्रो ग्रिड है एनर्जी और एनर्जी की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करता है, लाइक जो भी फ्लक्चुएशन है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। एनर्जी स्टोरेज जो होता है क्विकली करता है हमारा जो माइक्रो ग्रिड है। तो इस तरह से हमारा जो है ये इसके एडवांटेज हैं। लाइक अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा पॉइंट है हाउ एआई बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जानते हो RTFICIA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, INTELLIJ इंटेलिजेंस। तो अब ये लिख नहीं पाएगा यहाँ, यही प्रॉब्लम होता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम कैसे अपने जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको कैसे हम क्या करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं। सबसे पहले बैटरी इज द हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर बैटरी ना हो तो हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का हम मतलब परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी है तभी हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल चला पा रहे हैं। ठीक है, तो द परफॉर्मेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज मेनली डिपेंड ऑन द बैटरी, सिंस द बैटरी मेकअप ऑफ द 25% ऑफ टोटल कॉस्ट। मतलब टोटल कॉस्ट जो हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल का होता है वो जो होता है 25% होता है, याद रखिएगा। एज ग्लोबल बैटरी इज डिमांडेड राइजिंग, ग्लोबली हमारा बैटरी का डिमांड जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने से हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एज वेल एज यहाँ पे लिख रहा है चार्जिंग जो स्पीड है या चार्जिंग जो स्पीड है उसमें लिमिटेशन आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंक्रीज होने से। एज वेल एज एआई क्या कर रहा है, एआई हेल्प इन चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन, लाइक एआई कैन मॉनिटर
बैटरी यूजेज एंड रिचार्ज डेटा। मतलब एआई को यूज करके हम बैटरी कितना मतलब मेरा चार्ज है, कितना चार्ज नहीं है, उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, कब चार्ज करना है, कैसे स्मार्टली चार्ज करना है, कैसे फास्ट चार्ज करना है, फिर सर कैसे रिड्यूस करना है टाइम को वाइल प्रोटेक्टिंग द बैटरी हेल्थ। तो ये हमारा क्या है, बैटरी की हेल्थ को, बैटरी के सभी परफॉर्मेंस को, मतलब एआई जो है उसको रेगुलेट करके हमारी बैटरी की चार्जिंग को ऑप्टिमाइजेशन करता है। तो ये हमारा एआई कैसे इंपैक्ट कर रहा है, लाइक इंप्रूव द बैटरी लाइफ एंड परफॉर्मेंस बाय चार्जिंग। जो हमारा चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल है उसको क्या लाइफ को, जो बैटरी इंश्योर कर रहा है, और परफॉर्मेंस जो ओवरऑल परफॉर्मेंस उसको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है हमारा एआई। एज वेल एक्सेलरेट बैटरी रिसर्च, लाइक एआई जो है स्पीड अप द सर्च फॉर द न्यू मटेरियल के यूज करके हम क्या कर रहे हैं, बैटरी को और फास्ट चार्जिंग बनाना चाहते हैं और डेवलप करना चाहते हैं एडवांस बैटरी, जो कि कम से कम साइज हो, कम से कम हमारा पैसे में आ जाए, और हमारा जो सपोर्ट जो बीएमएस है, बैटरी एनर्जी सिस्टम मैनेजमेंट को एआई जो है और इम्प्रूव करके हमारा जो ओवरऑल जो प्रिवेंटिंग ओवर चार्जिंग है, जो भी है हमारा, जितने भी हमारे पैरामीटर हैं, जो बैट पैरामीटर हैं, उसको क्या कर रहा है, इंप्रूव करके हमारे बैटरी का बैकअप, हर एक चीज को मैनेज करके वो क्या कर रहा है, वो एक्सेलरेट करना चाहता है और उसको एडवांस बनाना चाहता है एआई के यूज करके। इट्स ऑल अबाउट एआई। आगे हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ एआई इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल, लाइक बैटरी को मेंटेनेंस करना। बहुत पहले मतलब दिक्कत था, लेकिन आज जो है एआई के यूज करके एआई कैन इवन हेल्प इन सेल्फ रिपेयर और करेक्टिव एक्शन टेक। मतलब आपकी बैटरी अगर खराब हुई तो एआई का यूज कर रहे हैं तो वो उसको करेक्ट भी कर सकता है, मतलब डायग्नोसिस भी कर सकता है। एज वेल एज दूसरा जो है रूट हमारा ऑप्टिमाइजेशन, लाइक एआई बेस्ड इन नेविगेशन सिस्टम यूज लाइक सैटेलाइट इमेजिंग एंड डेटा। जो सैटेलाइट इमेजिंग एंड डेटा एनालिसिस का यूज करके भी हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो बैटरी है नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन से हम क्विकली अपना, मान लो हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो एआई वाई का यूज करके, गूगल मैप का यूज करके तुरंत अपने आसपास के जो चार्जिंग स्टेशन है वहां चले जाएंगे और अपने बैटरी को चार्ज कर लेंगे। इस तरह से हम बेस्ट रूट भी फाइंड कर लेंगे एआई के यूज करके, और जो चार्जिंग का नीड है उसको क्या कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एआई बेस्ड जो प्रिडिक्टिव बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, लाइक पर्पस ऑफ बीएमएस, लाइक बैटरी एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करके हम क्या करते हैं, उसमें लिथियम आयन बैटरी का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो हमारा बैटरी का और इम्प्रूव कर सके। तो ये हमारा पर्पज ऑफ बीएमएस। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ जो लिथियम आयन बैटरी, लाइक LiBs जो है हाईली कॉम्प्लेक्सिव होता है जी, ये बहुत ही जटिल होता है। एंड ट्रांजिएंट इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम, लाइक बिकॉज ऑफ एस्टिमेटिंग बैटरी स्टेट, लाइक जो स्टेट ऑफ चार्ज होता है एसओसी, ऑलरेडी मैंने बताया था एसओसी क्या होता है, या जो स्टेट ऑफ हेल्थ होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इसको हम ऐसे मतलब करली ब्रैकेट में क्लोज भी कर दें, जो स्टेट ऑफ चार्जिंग और जो स्टेट ऑफ हेल्थ होता है, एज वेल एज RUL जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ होता है, ये जो होता है मतलब इट्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ दिस एस्टिमेटेड बैटरी, मतलब इनके कारण जो होता है डिफिकल्ट हो जाता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नेचर जो होता है LiBs का। एक्चुअली रोल ऑफ एआई का रोल क्या है कि ये एस्टिमेट करता है और एक्यूरेटली विदाउट नीडिंग डीप इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेल। जो ये क्या करता है, मतलब प्रिडिक्ट करता है एआई, मतलब ये जो डिफिकल्टी था ना, ये डिफिकल्टी को क्या करेगा एआई जो है, मतलब यहाँ पे विदाउट एनी नीड ऑफ डीप इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो हमारा केमिकल डिटेल है उसको प्रिडिक्ट करके हमारा जो रिएबिलिटी है उसको क्या करेगा, ट्रेडिशनल मेथड से इंप्रूव करेगा। प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग, मतलब ये प्रोटेक्शन करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, एडवांटेज ओवर द ट्रेडिशनल बीएमएस। मतलब एडवांटेज क्या है, लाइक एआई बेस्ड जो होता है हमारा अप्रोच जो होता है वो मोर एक्यूरेट, मोर फास्ट एंड मोर फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, एआई बेस्ड। उसके बाद हम बात करते हैं दे आउट, यहाँ पे लिखा है ना, आउटफॉर्म्स कन्वेंशनल बीएमएस मेथड रिले ऑन द ओनली पावर कंजप्शन सिंपल लॉजिक एज वेल एज। एआई जो है वो इंक्लूड करता है हाई स्पीड रीप्रोग्रामेबिलिटी एज वेल एज राइज मेमोरी मतलब स्टोरेज। तो एआई के यूज करके आपने देखा कि हम कैसे अपने बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम उसको कैसे इंप्रूव कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं ये जो हमारा एआई बेस्ड है, लाइक एस्टिमेट करता है अनसेन, मतलब ये फास्ट चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन एज वेल एज रिप्लेसमेंट ऑफ हार्डवेयर विद लॉजिक। एआई के यूज करके हम पूरे अपने बैटरी का जो हेल्थ है ना, हेल्थ HELTH बैटरी हेल्थ, बैटरी का हेल्थ क्या है, बैटरी हमारा कितना चार्ज हो रही है, कितना डिस्चार्ज हो रही है। अगर आप अपने लैपटॉप में जाओगे तो बैटरी हेल्थ होगा, मोबाइल में जाओगे बैटरी का भी हेल्थ होगा। तो वो एआई का यूज करके हम क्या करते हैं, जो भी हमारा हार्डवेयर है उसको मॉनिटर करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा मतलब कैसे बैटरी को और हम मतलब उसका लाइफ साइकिल या जो भी है, मतलब बैटरी के रिस्पेक्ट से हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके पैरामीटर को देखते हुए, ठीक है। अब व्हीकल टू ग्रिड V2G हम पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत शुरू से पढ़ रहे हैं कि जो प्लग्ड इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता है उसमें बैटरी जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है, उसको चार्ज भी कर सकते हैं, वो जो हमारा चार्ज बैटरी वो ग्रिड को भी दे सकते हैं। तो ये प्लग्ड इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल कैसे काम करता है, कैन बी फीड स्टोरेज एनर्जी बैक इनटू द ग्रिड ड्यूरिंग द हाई डिमांड। जब भी हमारा पीक डिमांड होगा तो जो प्लग्ड इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल होगा, ऑलरेडी मैंने बताया था, ये जो होता है ये हमारा जो होता है
जो भी हम ओनर होते हैं, हम मान के चलो 50 गाड़ी खरीद लिए, 50 गाड़ी को हम चार्ज कर लेंगे और जब हमें पीक डिमांड होगा, जब हम गवर्नमेंट को सेल कर देंगे, तो ये हमारा V2G होता है। मतलब V2G मतलब व्हीकल टू ग्रिड या ग्रिड टू व्हीकल, मतलब बाई डायरेक्शनल होता है, इधर से भी इधर से भी। तो यही है इसमें डायरेक्ट आर्किटेक्चर सिस्टम में, डायरेक्ट आर्किटेक्चर, इन डायरेक्ट आर्किटेक्चर। डायरेक्ट आर्किटेक्चर में होता है ग्रिड ऑपरेट कम्युनिकेशन डायरेक्टली विद द इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट मैनेजिंग मिलियन ऑफ द सिग्नल ओवर वेलिंग। लेकिन सबसे इसमें दिक्कत क्या होता है, मैनेजिंग करना। मतलब इसमें डायरेक्टली हम इंटरकनेक्ट कम्युनिकेट कर लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही मैनेजिंग करना बहुत ही ओवरवेलिंग हो जाता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, हम एग्रीगेटर का यूज करते हैं एज ए इंटरमीडिएट, यहाँ याद करिए इंटरमीडिएटर का यूज करते हैं। एग्रीगेटर कंबाइन द पावर ऑफ द मेनी व्हीकल इनटू द वन कंट्रोल रिसोर्स, मतलब मेनी को वन कंट्रोल में हमारा कन्वर्ट करके दिस मेक द ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम प्रैक्टिकली इनएफिशिएंट बनाता है। एज वेल जो बैटरी का कैपेसिटी होता है, रेगुलेशन होता है, वो क्या करता है, PHEV प्लग्ड इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो होता है उसका रेंज दिया हुआ है, एज वेल एज एग्रीगेटर का जो होता है, जो मेगावाट जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, वो रेगुलेट करता है हमारा ग्रिड। तो इस तरह से हमारा जो है व्हीकल टू ग्रिड हमारे जो टेक्नोलॉजी है, इस तरह से मतलब यूज करके हम अपने जो भी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। लाइक डायरेक्ट आर्किटेक्चर, देखो डायरेक्ट हमारा सबसे जुड़ा हुआ है, हमारा प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें जो है कॉम्प्लेक्स, ये देखो कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये हमारा इनडायरेक्ट आर्किटेक्चर जो होता है, स्केलेबल होता है। लाइक ये जो होता है एग्रीगेटर का यूज करते हैं, इंटरमीडिएट, INTER MEDIET, इंटरमीडिएट का यूज करके हम क्या करते हैं, हमारा जो होता है इसको थोड़ा सा एडवांस बनाते हैं और फास्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मतलब डायरेक्ट आर्किटेक्चर हो गया, ये कॉम्प्लेक्स होता है, देखिए हमने लिख दिया। और ये जो होता है इंटरमीडिएट का यूज करके इसको थोड़ा सा एडवांस बना देते हैं। तो आगे हम बात करते हैं एग्रीगेटर सिस्टम आर्किटेक्चर। लाइक एग्रीगेटर कैसे काम करता है, सबसे पहले हमारा ये डेटा फ्लो है, पावर फ्लो है। डेटा जो है हमारा ऐसे फ्लो होगा, पावर ऐसे फ्लो होगा। लाइक ये सबसे पहले ग्रिड ऑपरेटर है, ग्रिड ऑपरेटर जो है एग्रीगेटर को जाएगा, एग्रीगेटर जो है प्लग्ड इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक प्राइस एंड फ्रीक्वेंट रेगुलेशन जो हमारा यहाँ पे होगा, उसका चार्जिंग सीक्वेंस, ये मतलब दिखाया हुआ है कि हमारा ये 3 स्टेप में दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं। डेटा भी फ्लो काम करता है और पावर फ्लो भी हमारा जो है ये काम करते हैं, जो हमारे एग्रीगेटर होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये हमारा जो है रोल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एग्रीगेटर। रोल क्या है, इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो व्हीकल टू ग्रिड है, जो V2G है, व्हीकल टू ग्रिड, ये सिस्टम को एग्रीगेटर 2 मेन रोल निभाता है। पहला जो होता है, इट रिप्रेजेंट द ग्रिड ऑपरेटर व्हाइल आल्सो कोऑर्डिनेटिंग द प्लग्ड इन हाइब्रिड जो ओनर होते हैं। तो इट रिप्रेजेंट लिखा रहा है ना, पहला इट रिप्रेजेंट द ग्रिड ऑपरेटर, ये ग्रिड ऑपरेटर की तरह मतलब रिप्रेजेंट करके ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, हमारे प्लग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता है। इट्स जॉब टू मेंटेन द मैनेज चार्जिंग, इसका काम ही क्या होता है, चार्जिंग को मैनेज करना, रेगुलेशन करना, एज वेल एज ग्रोथ, जो ग्रिड है और व्हीकल उसको क्या करना, ओनर तक बेनिफिट पहुंचाना, एज वेल एज इन शॉर्ट एग्रीगेटर एक्ट एज एजेंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्रीगेटर एक्ट एज एजेंट, देखिए इसको कलर हम चेंज कर दे रहे हैं। एग्रीगेटर मीन्स क्या होता है, एग्रीगेटर मीन्स एजेंट होता है, एजेंट। ठीक है, और प्लग्ड इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इसका काम क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, बहुत ही अच्छे फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो हमारा ये ऑपरेशन ऑफ एग्रीगेटर कैसे है। पहला जो है एग्रीगेटर जो है ऑर्गेनाइज करता है, जो हमारा प्लग्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता है, प्रोवाइड फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन, ये हमारा फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन प्रोवाइड करता है एज ए सर्विस टू ग्रिड ऑपरेटर। और ये जो है इंटरफेस जो होता है बिटवीन इलेक्ट्रिकल व्हीकल एज वेल एज ग्रिड में काम करता है। और ये जो ग्रिड सेंड करता है, पहला जो है इसका काम क्या होता है, ग्रिड सेंड द इलेक्ट्रिक प्राइसेस एंड रेगुलेशन सिग्नल टू द एग्रीगेटर एज वेल एज, मतलब ये ग्रिड से सेंड करता है इलेक्ट्रिक का प्राइस क्या होने वाला है, एग्रीगेटर डिसाइड करता है हमारा चार्जिंग सीक्वेंस, एज वेल एज जो हमारा जो प्लग्ड इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता है, जो स्टेट ऑफ चार्जिंग होता है, इसको जो होता है प्लग्ड आउट सर्विस होता है, इन सब का जो है ये बहुत अच्छे से मतलब मैनेज करता है। दिस डेटा फ्लो बैक टू ग्रिड इलेक्ट्रिक डिमांडेड एंड रेगुलेशन ऑफ सर्विस। तो ये इसका काम ही क्या है, रेगुलेट करना सर्विस को और बेहतरीन बनाना। एग्रीगेटर मतलब एजेंट आपने देखा, इसका काम ही होता है कि मेन गोल को ऑप्टिमाइज करता है, एज वेल एज ड्यूरिंग द चार्जिंग एनर्जी को कंज्यूमर तक पहुंचाता है, ड्यूरिंग रेगुलेशन ये प्लग्ड इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल को मतलब सर्विस प्रोवाइडर होता है ग्रिड में। तो ये एक तरह से एजेंट के लिए ही काम करता है। तो इसमें सब इसमें दिया हुआ है कि एग्रीगेटर का काम क्या होता है। एग्रीगेटर हमारे जो बैटरी होता है उसको क्या करता है, बहुत ही एफिशिएंट बनने के काम करता है। तो इस तरह से जो आपका ये लास्ट यूनिट था, हमने बहुत ही अपने तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझाया। तो आई होप देख सकते हो जितना आपका ये टॉपिक था, सभी टॉपिक को मैंने समझा दिया। तो फाइनली अब कह सकते हैं कि हमारा वन शॉट पूरा जो है अब कंप्लीट होते हुए। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लास्टली लास्ट वीडियो है तो भाई कम से कम चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो तो शेयर कर देना अपने जूनियर्स को। थैंक यू। थैंक यू सो मच।